Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is transport of gases in respiration. Respiration में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं और ये होता है एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन में। जब ऑक्सीजन सेल्स में पहुंचती है वहाँ पर ये फूड का ऑक्सीडेशन करती है और एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये टिश्यूज़ में होता है। ये ट्रांसपोर्ट बिटवीन लंग्स, हार्ट एंड अदर बॉडी टिश्यूज़ मेनली जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है। गैसेस यहाँ क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसके बीच में ट्रांसपोर्ट होना है? मेनली ये लंग्स, हार्ट और बॉडी टिश्यू। बाकी जो बॉडी टिश्यूज़ हैं इंक्लूडिंग द टिश्यूज़ ऑफ द हार्ट, सब टिश्यूज़ जो है इनके बीच में ही ट्रांसपोर्ट होता है। इसके इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसपोर्ट करने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफरेंट पार्ट्स में जो एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई, ऑक्सीजन अंदर आई, या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई और ऑक्सीजन बाहर गई, जो भी एक्सचेंज होता है, इस केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पार्शियल प्रेशर एक्चुअली क्या होता है कि प्रेशर, जैसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली प्रेशर है किसका? ऑक्सीजन का। उस समय जिस समय हम ये माने कि उस जगह पर केवल ऑक्सीजन हो तो कितना प्रेशर होगा। होता तो ऐसा नहीं है, वहाँ बहुत सारी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है, ऑक्सीजन भी है, और भी गैसेस हो सकती हैं, तो उन सब का प्रेशर होता है। लेकिन यदि वो इतनी ही अमाउंट की ऑक्सीजन उस पूरी जगह में हो तो उसका क्या प्रेशर होता है? उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। और ये सीधे सीधे अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि ज़्यादा ऑक्सीजन है तो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, कम अमाउंट है तो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हम इसको सीधे सीधे अमाउंट से ही रिलेटेड कर देते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन अलग होती है जो आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे पार्शियल प्रेशर की। तो जो पार्शियल प्रेशर हम शुरू करते हैं पहले हवा में। जो हवा हम अंदर ले रहे हैं सांस के जरिए, उसमें पार्शियल प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ऑलमोस्ट कितना होता है? 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसको पार्शियल प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ मरकरी से नापते हैं। और जो PCO2 होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो 0.3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ये तो है एटमॉस्फेयर को, वो हवा जो हम इनहेल कर रहे हैं। इनहेल करके हम कहाँ ले रहे हैं इसको? इनहेल करके हम इसको ले रहे हैं ट्रेकिया में, अपनी सांस की नली में। और सांस की नली से फिर ये कहाँ जाता है? ये ट्रेकिया से फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ऐसे इस तरह से करते करते अंत में जाके जो है ये कहाँ पहुँचता है? एल्वियोलाई में। लंग्स में जो छोटे छोटे बैलून शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कहलाते हैं एल्वियोलाई। तो अंत में ये कहाँ पहुँचे? ये एयर कहाँ जा रही है? एल्वियोलस में। एक एल्वियोलस होता है, बहुत सारे एल्वियोलाई हैं जो मिलके क्या बनाते हैं? लंग्स बनाते हैं। तो ये जो है ये हो गया एल्वियोलस। एल्वियोलस में जो है जब ये अंदर जाता है पूरे ट्रेकिया से लेके और लास्ट तक, तब तक इसका पार्शियल प्रेशर में इनमें चेंज आ जाता है। और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाती है? ये हो जाती है 104 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड है वो हो जाती है 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये पार्शियल प्रेशर क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में। एल्वियोलस में कितना पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का और कितना पार्शियल प्रेशर होता है इसका। अब क्या होता है? लंग्स से हम एक साइड से लेके चल रहे हैं। लंग्स से जो है ब्लड कहाँ गया? ये एल्वियोलाई की चारों ओर क्या रहती हैं? ब्लड कैपिलरीज। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक्सचेंज होता है बिटवीन द कैविटी ऑफ एल्वियोलस इनटू द
कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी जो आर्टरीज होती हैं वो आर्टरीज फिर आर्ट्रिकल्स में बढ़ती हैं, आर्ट्रिकल्स फिर बढ़ते बढ़ते अंत में महीन महीन क्या हो जाती हैं, कैपिलरीज। ये कैपिलरीज जो है लंग्स को पूरी चारों ओर से कवर किए जाते हैं, इसी की वजह से लंग्स जो है वो हमें रेड दिखता है। तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है उसका जो ब्लड कैपिलरी है उसमें ट्रांसफ़र होगा। हम ये मान लेते हैं यहाँ पे हार्ट है, ये एट्रिया है और ये वेंट्रिकल है हार्ट के। तो ये कैपिलरी जो है ये क्या करेगी, यहाँ से आ रहा है ये ब्लड और ये फिर कहाँ खुलेगा, ये खुलेगा लेफ्ट एट्रियम में। तो यहाँ से कैपिलरी जो है ये ब्लड लाएगी। कैसा ब्लड होगा, ये ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये कहाँ से ला रही है, लंग्स से ला रही है। लंग्स से ये ले आएगी लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पर जो है ये इसके अंदर चलेगी क्या, ऑक्सीजन। कैसे क्यों गई इसके अंदर ऑक्सीजन, ये अभी हम पढ़ेंगे। और क्योंकि ये जो है कैपिलरी या वेन जो ब्लड वेसल है ये लंग्स से और ब्लड ला रही है कहाँ, हार्ट में, इसलिए ये क्या होगी, वेन होगी। और वेन जो है ये लंग से ला रही है इसलिए इसका नाम क्या होगा, पल्मोनरी वेन। ये ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। केवल यही पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो ये ब्लड कहाँ आ गया, ये ब्लड आ गया हार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये इसमें ये कनेक्टेड है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये एओर्टा के थ्रू जो है ये पूरी बॉडी टिश्यूज में जाता है। तो ये सिस्टमिक होता है। एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है ये वाला लंग्स वाला, और ये कौन सा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन है। और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन फिर ये लास्ट इधर जो है ये एओर्टा बन जाती है, मेन आर्टरी है एओर्टा, और फिर ये डिवाइड होके और रीडिवाइड होके पूरी बॉडी टिश्यूज में क्या करती है, ये ब्लड सप्लाई कर देती है। तो ब्लड यहाँ से आया लेफ्ट एट्रियम में फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर ये एओर्टा में आ गया। ये सिस्टमिक आर्टरी है, सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। और ये आर्टरी है क्योंकि ये हार्ट से ब्लड ले जा रही है, इसलिए ये आर्टरी है। यहाँ पर जो प्रेशर आता है इस समय सिस्टमिक आर्टरी में, इसमें क्या होता है, PO2 होता है 95 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और PCO2 होता है 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये चेंज क्यों होता जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन यूज़ होती जाती, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आती जाती है जैसे जैसे ये मूव करता है। यहाँ पर हैं टिश्यूज़, जो भी टिश्यूज़ हैं किसी बॉडी के कोई से भी टिश्यूज़ हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ से ले लेंगे ब्लड में से, ये ऑक्सीजन को ले लेते हैं। सेल्स हैं टिश्यूज़ बॉडी की, इन्होंने ऑक्सीजन ले लिया यहाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करेंगे, इसमें ब्लड में वापस भेज देंगे। ऑक्सीजन ले लिए मेटाबॉलिज्म करेंगे ये अपनी, और फिर जो मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड उसको ये ब्लड में दे देंगे। तो ये हैं बॉडी टिश्यूज़। यहाँ पर जो होता है टिश्यूज़ में PO2 होता है 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और PCO2 होता है
45 मिलीलीटर ऑफ मरकरी, सब वो यूनिट वही है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मरकरी का जो कॉलम होगा स्टैंड करेगा वो 45। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ब्लड को दे दी। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे दी तो ये कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। और इसका ये राइट एट्रियम और ये इससे कनेक्टेड राइट वेंट्रिकल, ये पूरा ये जो होगा ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, क्योंकि ये टिश्यूज से आ रहा है, मेटाबॉलिज्म हुआ है, उसके बाद ये टिश्यूज से आ रहा है। इसमें ये सिस्टमिक वेन है, कह सकते हैं हम इसको। होती तो ये वेना केवा है, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर वेना केवा, और यहाँ पर हम सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन दो की बात कर रहे हैं। अब जब ये वापस ले जा रहा है, इस समय क्या होता है, इस समय PO2 होता है 40 मिलीमीटर और PCO2 होता है 45 मिलीमीटर। जो यहाँ पे था, टिश्यू ने दिया ये और ये सेम। अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल से और फिर क्या होगा कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, वो कैपिलरीज बनाएंगे जो लंग्स को चारों ओर से घेरे हुए हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आई है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, लंग्स के एल्वियोलाई में, ये कहलाएगी पल्मोनरी आर्टरी। इस तरह से ये सर्कुलेशन हो रहा है। यहां से ये तो हो गया, अंदर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इंस्पायर्ड एयर, और जो बाहर निकलेगी वो क्या होगी, एक्सपायर्ड एयर। तो एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ हुआ बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड एल्वियोलस, और एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ टिश्यूज और ब्लड कैपिलरीज में। ये ब्लू कलर से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और रेड कलर वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये जो है ये पूरा फिगर, ये क्वेश्चन आया हुआ इसके बारे में 2013 में। अब ये आप देख रहे हो पार्शियल प्रेशर हर जगह अलग अलग होता चला गया, ये हम अभी पढ़ेंगे क्यों अलग हो जाता है, क्यों ऑक्सीजन चली गई, क्यों आ गई, या कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। मेन हम इसमें टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हम अलग से टॉपिक लेंगे। यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं कि ब्लड में ये जो ऑक्सीजन आ रही है ये कैसे आ रही है, और जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है वो कैसे जा रही है, ब्लड में जा रही है, लेकिन ब्लड फिर वो उसको ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहा है, यही हमारा मेन इसमें पढ़ना है हमको। तो इसमें क्या होता है कि ये जो लंग्स हैं इसके ब्रोंकाई, ये ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया फिर डिवाइड करता है ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई फिर डिवाइड करता है, रीडिवाइड, इस तरह से करते करते अंत में क्या हो जाता है, इनके ये एल्वियोलाई हो जाती हैं, जिनके चारों ओर ब्लड कैपिलरीज सराउंड करे रहती है। तो हमने एक एल्वियोलस लिया है और ये एक ब्लड कैपिलरी ली है, इस तरह से बहुत सारी रहती हैं उसको। अब ब्लड जो होता है, जो ब्लड है उसमें क्या है, एक लिक्विड पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो ब्लड में एक तो है प्लाज्मा और एक है कॉर्पसेस। तो लिक्विड वाला पार्ट तो हो गया प्लाज्मा, और जो सेलुलर पार्ट है उनको हम क्या कहते हैं, कॉर्पसेस। और कॉर्पसेस जो होते हैं वो कई तरह की होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेस, वाइट ब्लड कॉर्पसेस और
ल्यूकोप्लास्ट वगैरह। तो ये जो है यहाँ पर हम क्या लेंगे, हमें केवल दो चीज़ें जाननी है, एक प्लाज्मा और एक आरबीसी माने इरिथ्रोसाइट्स। तो प्लाज्मा तो लिक्विड वाला पार्ट हो गया, इस तरह से यदि ये ब्लड है इस कैपिलरी के अंदर, तो ये जो पार्ट है ये तो क्या हो गया, लिक्विड पार्ट तो हो गया प्लाज्मा। और जो सेल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, कॉर्पुसेस जिनको कहते हैं हम, वो क्या है, आरबीसी या रेड ब्लड कॉर्पुसेस या इरिथ्रोसाइट्स। उसके अलावा वाइट ब्लड कॉर्पुसेस भी, वो हम जो और चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर प्लेटलेट्स वगैरह वो नहीं ले रहे। हमें दो ही चीज़ जानना है, एक प्लाज्मा लिक्विड वाला पार्ट और कॉर्पुसेस ये आरबीसी वाला पार्ट, तभी हम समझेंगे। और जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कितना होगा, कहाँ किस तरह से वेरी करेगा, ये हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लंग से ब्लड में चली गई, कैसे गई ये तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, अबाउट 97% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके द्वारा होता है, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेस के द्वारा होता है। और 3% जो होता है ट्रांसपोर्ट वो क्या होता है, डिजॉल्व स्टेट में होता है, डिजॉल्व इन प्लाज्मा। जब ब्लड फ्लो करेगा कैपिलरीज, आर्टरीज में, वेन्स में, तो ये उसमें प्लाज्मा में डिजॉल्व ऑक्सीजन चलती है और ये आरबीसी में होता है। इसकी वजह से ये जो डिजॉल्विंग प्लाज्मा है, इसी की वजह से जो होता है वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है। जो आरबीसी के अंदर है उसकी वजह से पार्शियल प्रेशर नहीं होगा, पार्शियल प्रेशर हमेशा किसकी वजह से होगा, जो लिक्विड पार्ट में ऑक्सीजन डिजॉल्व है। आरबीसी का हमने पढ़ा हुआ है कि आरबीसी जो है वो कैसे हैं, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। ये ऐसे देखने में तो डिस्क शेप दिख रहे हैं, लेकिन यदि हम इसको इस तरह से देखेंगे तो एक्चुअली में ये बाइकॉनकेव होती है, बीच में धंसी रहती है। इस तरह से हमने इसको काट दिया, यदि हम इसको काट के देखें तो ये, और यदि हम साइड से देखें तो इस तरह से दिखाई। तो ये है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेस। इसके अंदर कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, जो सेल्स में स्ट्रक्चर होते हैं, कोई मसल्स नहीं होती, कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इसमें कुछ भी नहीं होता है। और ये क्या होते हैं, जिससे क्या होगा कि इसमें मैक्सिमम स्पेस होगी किसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होते जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन इसमें आ जाए। और ये जो है ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करती, जो ये ले जाती है। ऑक्सीजन इसके अंदर जाता है हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके, लेकिन उसका यूज़ ये नहीं करती क्योंकि इनके पास कोई भी ऑर्गेनेल नहीं है। अब जो हीमोग्लोबिन है जो आरबीसी के अंदर है, उसमें 4 सब यूनिट्स होती हैं। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन तो क्या है, प्रोटीन है, और हीम जो है वो पिगमेंट है। तो हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स होती हैं, और हर एक में क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन। ये अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, ये भी अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, ये बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, ये बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। अंतर क्या होता है, और इनके बीच में जो है यहाँ पर ये क्या होता है, पिगमेंट होता है आयरन, ये है हीम। ये है पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये है
हीम, आयरन कंटेनिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये। हीम जो है, आयरन जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अल्फा वाले जो होते हैं ये, इसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं? 141 अमीनो एसिड्स। प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड्स का बना होता है। पॉलीपेप्टाइड माने क्या होते हैं? बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए। तो ये इसमें तो होते हैं 141, और जो बीटा वाला है उसमें कितने होते हैं? 146 अमीनो एसिड मिलके ये चेन बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड। ये कहलाता है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गया हीमोग्लोबिन का। ये जो है 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं किसमें? पर सेल। एक सेल के अंदर जो 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के, ये एक मॉलिक्यूल है, इस तरह के होते हैं। मतलब 1/3 ऑफ सेल वॉल्यूम जो होता है वो हीमोग्लोबिन से ही भरा रहता है, इसीलिए इसके अंदर और कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। अब लंग्स के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन बाइंड करती है किससे? इस हीम से, आयरन से, और ये रेड कलर का होता है, इससे ये ऑक्सीजन बाइंड करती है रिवर्सिबल मैनर में। इसको रेड दिखा देते हैं, ये रेड होता है एक्चुअली। इसी की वजह से ब्लड हमें क्या दिखता है? रेड दिखता है। और ये रिवर्सिबली ऑक्सीजन इसी से कंबाइन कर लेती है, और हर एक ही मॉलिक्यूल ये जो है एक, ये कितना कर सकता है? मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल को ले जा सकता है। इसमें एक तो यहाँ आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये क्या हो गई? ऑक्सीजन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन हो गए, फिर ये हीम हो गया और उसके अंदर ऑक्सीजन। एक हीम जो है वो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, क्योंकि उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, हर एक ने एक एक ऑक्सीजन लेगा तो ये 4 हो जाता है। ये कब कंबाइन करेगा नहीं करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। कब ये कंबाइन करेगा और कब इसमें से ऑक्सीजन निकलेगी, इसको अभी हम देखेंगे। लेकिन ये फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन करेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगी या इससे निकलेगी, क्योंकि लंग्स में तो इसको क्या करना है? जुड़ना है, और टिश्यूज लेवल पर आके इसको निकलना है। तो इनकी ये फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि इसको क्या करना है। तो इसको स्टडी करने के लिए एक ग्राफ बनाया जाता है, परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसको अभी हम पढ़ते हैं डिटेल में। जिसको हम, उसको कर्व सिग्मॉइड कर्व होता है, सिग्मॉइड माने एस शेप्ड होता है, और उसी से हम ये पता लगा सकते हैं कि डिसोसिएशन ऑक्सीजन का कब होगा हीमोग्लोबिन से, और कब उसमें वो जुड़ेगा। तो जुड़ना और उसका इस कर्व से हम स्टडी कर सकते हैं, और इस कर्व को कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसको भी हम देखते हैं डिटेल में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे फिर क्या होगा? फैक्टर्स हम पता लगा सकते हैं डिसोसिएशन के लिए या एसोसिएशन के लिए। अब क्या हुआ? फैक्टर्स क्या क्या होते हैं पहले हम ये जान लेते हैं। एल्वियोलाई पे तो क्या होता है कि हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और लेस H आयन, और लो टेम्परेचर। ये कहाँ पर? एल्वियोलाई पे। अभी हमने डायग्राम में जो देखा था वहाँ पे वैल्यूज भी लिखी हुई थी उस पे। तो ये क्या होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमो
हीमोग्लोबिन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, HIN कम होनी चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए। उस समय ये क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन है तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा, मतलब रिटेन करेगा, ऑक्सीजन को रिटेन करेगा। कहाँ पर ये होगा, लंग्स पर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये फैक्टर 2020 में और 2021 में नीट में क्वेश्चन आया है। फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करते हैं, कहाँ पर करेंगे, लंग्स पर। ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिटेन करेगा। और टिश्यू लेवल पर क्या होगा, वहाँ ठीक इसका उल्टा होगा। वहाँ क्या होगा, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई HIN कंसंट्रेशन और हाई टेम्परेचर। ये कहाँ पर होंगे, टिश्यूज़ में, जहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो रही है, जहाँ ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन हो रहा है। वहाँ पर क्या होगा कि ये कंडीशंस होंगी जो क्या करती हैं, फेवरेबल होती हैं किसके लिए, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ये क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन है, ये क्या करेगा, रिलीज करेगा ऑक्सीजन को। ये बॉडी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ये कंडीशंस तो कर रहा है रिटेन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिटेन कर रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंडीशन कर रही हैं हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को रिलीज कर रही हैं। और ये कंडीशन सारी, और ये क्वेश्चन आया हुआ है इसका 2016 में, conditions which favor the formation of oxyhemoglobin and conditions which favor the dissociation of oxygen from hemoglobin। तो इस तरह से ये दो कंडीशंस हैं कि कब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेगा और कब ये हीमोग्लोबिन को रिलीज कर देगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। ये फैक्टर्स हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हर एक 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, 100 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड है। ये कितने मिलीलीटर ऑक्सीजन को डिलीवर कर सकता है, 5 मिलीलीटर। 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन ये डिलीवर कर सकता है टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। यदि इससे वेरी होगा इसका मतलब कुछ उसमें डिसऑर्डर है, अदरवाइज दिस इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो क्या कैरी कर सकता है, 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन। और 100 मिलीलीटर ब्लड में ऑलमोस्ट लगभग कितना होता है हीमोग्लोबिन, 15 ग्राम। 100 मिलीलीटर ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। और 100 मिलीलीटर ब्लड जो है वो 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन जो है वो दे सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि 15 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो 5 ग्राम ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है। इसका मतलब क्या हो गया कि 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन वो 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड से कैरी हो जाएगी। ये इसी को मल्टीप्लाई करके आया है।
15 इंटू 1.34। तो ये तो स्टैटिस्टिक्स हैं इसमें, जो ये कितना ऑक्सीजन कैरी हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती, ये इससे नॉर्मल कंडीशन में। उससे कम भी होती है, हीमोग्लोबिन भी जरूरी नहीं है 15 ही हो, कम भी होता है हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन ब्लड में चलती है उसके बाद ये टिश्यूज़ को दे देती है। टिश्यू को देने के बाद भी कुछ ऑक्सीजन ब्लड में हमेशा रहती है। ये ऑक्सीजन कैसे काम करती है? रिजर्व के लिए फॉर मस्कुलर एक्सरसाइज, क्योंकि मसल्स हमारी बॉडी के अंदर भी जो स्मूथ मसल्स हैं ऑर्गन्स के ऊपर अंदर, वो या बाहर की स्केलेटल मसल या कार्डियक मसल्स को हमेशा काम करना है, तो उनको ऑक्सीजन हमेशा चाहिए। तो जब ये टिश्यूज़ को ऑक्सीजन दे देता है ब्लड, उसके बाद भी क्या रहता है, कुछ ऑक्सीजन बची रह जाती है जो रिजर्व होती है और वो मसल्स की एक्टिविटी के लिए काम करती है। अब हम देखते हैं डिसोसिएशन का। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। यहाँ पे तो हम क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हम लेंगे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। ये परसेंटेज है, ये कर्व कहलाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन किस किस के बीच में है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ये कैसा आता है? ये एक सिग्मोइड कर्व आता है, एस शेप्ड कर्व आता है। और उसके बाद ये क्या होता है, ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इस तरह का होने का मतलब क्या हो गया? इसको थोड़ा सा ऊपर, ये मतलब 100% सैचुरेशन हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, जितना भी हीमोग्लोबिन थी वो पूरी की पूरी उसने ऑक्सीजन ले ली। अब यदि हम ऑक्सीजन का बढ़ाते हैं क्वांटिटी, तो भी ये उसमें हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ेगी, क्योंकि जितनी जुड़नी थी उतनी जुड़ चुकी। कुछ ऑक्सीजन तो हमने बताया कि बिना जुड़े भी रहती है। तो ये जो चीज़ होती है लंग्स की लेवल पर, ये पार्शियल प्रेशर ये होता है 104। कहाँ? इन लंग्स। ये होगा सिस्टमिक आर्टीरियल ब्लड। और इस समय यदि हम सैचुरेशन देखें, जिस समय पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 है, उस समय ये कितना हो जाता है? ये पूरा 100 तो नहीं होता, लेकिन ये 100 से थोड़ा कम रहता है। ये कितना होता है? 98%। ये लंग्स के केस में पढ़ा हमने कि जो पार्शियल प्रेशर है वो 104 है। 104 इसमें लंग्स में इसमें कितना सैचुरेशन पहुंच सकता है? 98%। 100 का मतलब होता है कि पूरी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से सैचुरेट है, उससे थोड़ा सा कम रहता है। और 40% जो कि टिश्यू लेवल पर है 40 मिलीग्राम, ये है 40। ये कहाँ पर है? टिश्यूज में। रेस्ट के समय जब कुछ ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, नॉर्मल केस में ये 40 होती है, 40 मिलीलीटर ऑफ मरकरी। इस समय क्या है इसका वैल्यू?
इस समय परसेंटेज सैचुरेशन कितना होता है, ये होता है 75%। फिर यदि विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो वीनस ब्लड होगा, और मान ली वो उस समय पार्शियल प्रेशर क्या है 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तब ये किसकी वैल्यू क्या होगी 30%। लंग्स पे है ये 98%, मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में है। फिर टिश्यू लेवल पे ये 75 हो गई। और फिर यदि हम बहुत एक्सरसाइज करेंगे बहुत ज़्यादा, तब ये क्या होती है, विग्रस एक्सरसाइज में ये वीनस ब्लड में क्या होती है 30% होती है। इसका मतलब क्या हुआ, 98 है लंग्स में और टिश्यूज़ में नॉर्मल केस में 75। इसका मतलब 98 माइनस 75%, इसका मतलब कितना हो गया, 23% ऑक्सीजन जो है वो अनलोडेड हो गई टिश्यूज़ में। लंग्स में थी 104, उस समय ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के पास थी 98%, और टिश्यू में पहुँचते पहुँचते क्या हो गई 75% हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, 23% ऑक्सीजन वो कहाँ हो गई, चली गई टिश्यूज़ में, अनलोडेड हो गई, ब्लड से अनलोडेड हो गई, कहाँ पर, टिश्यूज़ में। तो ये 23% क्या आ गया, ऑक्सीजन अनलोडेड, कहाँ से अनलोडेड, ब्लड से टू टिश्यूज। लंग्स में ये थी 98% और टिश्यू लेवल पर ये हो गई 75%, इसका मतलब 23% तो ये अनलोडेड हो गई टू टिश्यूज पे। और यदि हम 98 माइनस 30 करते हैं, ये होता है 68%। ये क्या चीज़ होगी, ये होगी ऑक्सीजन अनलोडेड टू टिश्यूज आफ्टर एक्सरसाइज। ये ऑक्सीजन क्या हो गई, अनलोडेड हो गई ब्लड से, कब, जब हमने एक्सरसाइज की। तो ये तो डिफरेंस है लंग्स से और टिश्यू तक में, और ये डिफरेंस है लंग्स से लेकर टिश्यू तक में जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हमने की, विग्रस एक्सरसाइज की। तो इस तरह से ये कर्व जो है, ये इससे ये पता चल सकता है कि ये टिश्यूज में कितनी अनलोडेड हुई, जब नॉर्मल केस में, रेस्ट में जब है, और कब, जब हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की तब। तो इस तरह से ये हम निकाल सकते हैं। ये तो नॉर्मल केस है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज भी होता है। ये कर्व जो है लेफ्ट या राइट में शिफ्ट भी हो सकता है, उसको देखते हैं हम क्या होता है ये लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट होना। ये तो नॉर्मल केस में है, ये है नॉर्मल केस में। नॉर्मल केस में क्या देखा हमने कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है 104, ये PO2 है, और इस समय पर ये सैचुरेशन जो था हीमोग्लोबिन का, ये क्या था 98% था, और टिश्यू लेवल पर ये क्या था 40 मिलीमीटर था, और उस समय ये क्या था 75% सैचुरेशन था। अब मान लीजिए हम ये लेके चल रहे हैं कि ये जो है राइट में शिफ्ट हो गया, ये इस तरह से ना हो के क्या हो गया, राइट में शिफ्ट हो गया, ये कर्व जो है राइट में शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा,
जब ये 40 मिलीलीटर मरकरी वो था पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, तब हमारा ये सैचुरेशन आ रहा था 75। लेकिन अब इस ग्राफ के हिसाब से सैचुरेशन कितना आएगा, ये आएगा, ये कितना है 60। तो कर्व, ये जो कर्व है, यदि क्या हो गया, ये शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, इसको कहते हैं बोर इफेक्ट। तब हम क्या देखेंगे कि कितना इसने टिश्यू को दिया है ऑक्सीजन, 98 माइनस 60, मतलब 38% ऑक्सीजन जो है इसने क्या कर दी, अनलोडेड कर दी टिश्यूज को। जो नॉर्मल वाला कर्व था उसके हिसाब से ये 23 थी, और ये एबनॉर्मल, ये जो राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है, यदि कर्व यदि ऐसा आ रहा है तो ये कितना आ गया, इसने 38% ऑक्सीजन टिश्यूज को दे दी। ऐसा कब होता है, जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, CO2 कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो, या पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो, और क्या हो, टेम्परेचर क्या हो, हाई हो। तो इस समय क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, क्योंकि अब ये जो है ऑक्सीजन ज़्यादा दे रहा है। पहले ये 23% दे रहा था, अब ये 38% दे रहा है। तो यदि ये राइट में शिफ्ट हो जाता है तो ये, इसका मतलब ये फेवर कर रहा है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। और यदि ये लेफ्ट में हो जाए, इस तरह से कर्व आए, ये इस तरह से शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, यदि ये कर्व जो है लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, उस समय इसको कहते हैं हाल्डेन इफेक्ट। ये 104 पे ये 98 था लंग्स पर, और जब ये 40 हो गया तब ये कितना हो गया, बढ़ गया, ये हो गया 85। अब ये चीज़ जो है वो 85 हो गई। इसका मतलब अब ये लंग्स को कितना दे रहा है, 98 माइनस 85, मतलब 13%। इससे जो अनलोडेड हो रही है ऑक्सीजन वो क्या है, कम है। तो यदि ये लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब कि ये डिसोसिएशन कम होगा, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा जुड़ेगी हीमोग्लोबिन से। ये कब होगा, जब बिल्कुल इसका उल्टा कंडीशन होगा, जब ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर कम हो, टेम्परेचर कम हो, तब क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगी, एसोसिएट होगी। डिसोशिएट कम हो रही है, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन कम मिल रही है। तो ये तो एक कर्व था किसमें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और ये क्या है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये जो कर्व है सिग्मॉइड कर्व, इससे यदि जो नेचुरल है उससे यदि लेफ्ट या राइट है तो हम बता सकते हैं कि कंडीशन क्या है। तो इतना तो ये इसका हो गया। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था 2011 में, a large proportion of oxygen is left
unused in the human blood even after its uptake by body tissues. जब बॉडी टिश्यूज़ को दे देते हैं ऑक्सीजन, उसके बाद ही ब्लड में ऑक्सीजन बच जाती है। और ये ऑक्सीजन कैसे काम करती है? रिजर्व रहती है ब्लड में, जो मस्कुलर एक्टिविटी है उसके लिए। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आया हुआ है 2011 में कि रिजर्व ऑक्सीजन क्या होती है, कि जितनी ऑक्सीजन टिश्यूज़ को देनी है उसको दे दी, उसके बाद भी ब्लड में बची रह गई। फिर एक क्वेश्चन है 2021 में, ए पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड and experiences altitude sickness. एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है? ऊंचाई पे जब हम जाते हैं पहाड़ पे, तो वहाँ ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। हवा में ऑक्सीजन कम हो जाता है तो प्रेशर उसका कम हो जाता है, उसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। विथ सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पैल्पिटेशन, ये हो जाता है। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है और हार्ट जो है उसमें पैल्पिटेशन हो जाता है। तो ये तो कॉज दिया था, इसका रीज़न दिया हुआ है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। यही इसका कारण है। क्यों ऐसा होता है एल्टीट्यूड सिकनेस? क्योंकि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हाई एल्टीट्यूड पर बॉडी जो है उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि जो कितना ब्लड में ऑक्सीजन जाएगी किस पे डिपेंड कर रही है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यदि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है एटमॉस्फेयर में, तो हमारे ब्लड में भी ऑक्सीजन क्या होगी? कम जाएगी, उसमें हीमोग्लोबिन में से कंबाइन कम करेगी। इसलिए ये सही था, कॉज भी सही था, इसका रीजनिंग भी सही थी, और इसका जो इफेक्ट है वो भी सही है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है? ये 20 से 25% तो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है किसके थ्रू? आरबीसी के थ्रू, और 70% जाती है एज बाइकार्बोनेट आयंस इन प्लाज्मा। बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ये जाती है, यही मैक्सिमम है 70। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2011 में। 70% जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में प्लाज्मा में के थ्रू जाती है, और 7% जो है ये क्या कहती है? डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा। ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में नहीं है, ये ऑक्सीजन पानी में उसी में प्लाज्मा में डिसॉल्व है कार्बन डाइऑक्साइड, पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। 70% बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में जाती है। अब पहला ये आरबीसी, जैसे ऑक्सीजन जाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ये बनाती है कार्बोनमीनो हीमोग्लोबिन। क्या क्या इसका नाम होगा? कार्ब-अमीनो, वहाँ ऑक्सी था, यहाँ है कार्ब-अमीनो हीमोग्लोबिन। अमीनो क्यों है? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड हीम से नहीं जुड़ती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे जुड़ती है? जो पॉलीपेप्टाइड चेन से। पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमीनो ग्रुप है, अमीनो उसमें क्या होता है? अमीनो एसिड इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड में जो अमीनो ग्रुप है NH2 ग्रुप, उससे ये कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है, और जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं कार्ब-अमीनो हीमोग्लोबिन। ये पॉलीपेप्टाइड से ये डिफरेंस होगा। ऑक्सीजन जाती है हीम में जुड़ के, और कार्बन डाइऑक्साइड जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन में जुड़ के। ये किस पे डिपेंड करेगा जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ऑक्सीजन का था, जुड़ेगी हीमोग्लोबिन से कि नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड था। यहाँ पर ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड करता है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होता है, मान लीजिए 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है,
टिश्यू लेवल पर, और PO2 क्या था, लो है 40 मिलीमीटर टिश्यू लेवल पर। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जुड़ेगी ब्लड में, इससे RBC से, और ऑक्सीजन निकलेगी। और जब एल्वियोलाई पे क्या होगा, यहाँ एसोसिएशन हो रहा है ब्लड से, और एल्वियोलाई लेवल पर क्या होगा, ये तो है टिश्यू लेवल पर, और एल्वियोलाई लेवल पर कि PCO2 क्या है 40 है, और PO2 क्या है 104 है। तो ये क्या हो जाएगी, निकलेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो ज़्यादा जाएगी ब्लड में, और यदि पार्शियल प्रेशर कम है तो ब्लड से निकल जाएगी। तो इस तरह से ये डिसोसिएशन हो जाता है एल्वियोलाई पे, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के टिश्यूज से एल्वियोलाई में चली जाती है। अब जो प्लाज्मा में है, प्लाज्मा में जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 70% के लगभग जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जाती है। इसमें जो एंजाइम काम करता है वो है, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेट। ये क्या करता है, ये रिएक्शन करता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसको ये कैटालाइज करता है। रिएक्शन है CO2 + H2O, जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी पानी में डिजॉल्व हो जाएगी। यही एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेट, और ये क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। ये बहुत अनस्टेबल एसिड है, और फिर ये क्या करता है, ये आयंस में टूट जाता है, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन। टिश्यू लेवल पर तो क्या होगा, जहाँ पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है 45 में, टिश्यूज़ में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है लगातार, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो वहाँ पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है ब्लड में और RBC और प्लाज्मा में, और बाइकार्बोनेट आयन बना देती है। जैसे ये है, मान लीजिए हम ले रहे हैं, ब्लड है, ये RBC है, ये प्लाज्मा है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलके क्या बनाएगी, बाइकार्बोनेट आयन और H आयन। तो ये बाइकार्बोनेट आयन तो क्या हो जाएंगे, ये बाहर आ जाते हैं प्लाज्मा में, और इनके बदले में क्या चला जाता है अंदर, क्लोराइड आयन। ये RBC है, और ये जो H आयन है ये किससे जुड़ जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं हीमोग्लोबिन से। जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ती है वहाँ पर ये H आयन जुड़ जाते हैं। तो ये RBC है, ये प्लाज्मा है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यदि ज़्यादा है तो वो वाटर से मिलके क्या बना दिया, बाइकार्बोनेट आयन, और बाइकार्बोनेट आयन कहाँ आ गए, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में आ गए, जिससे कि ये फिर उसके संग संग फ्लो होकर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और H आयन जो रह जाते हैं वो क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन से मिलके ऑक्सीजन जहाँ जुड़ती है उसकी जगह ये जुड़ जाते हैं। ये तो हो गया। तो ये जो H आयन होंगे वो क्या होंगे, टेकन बाय हीमोग्लोबिन। ये तो होगा टिश्यू लेवल पर। अब एल्वियोलाई साइड पे, लंग्स की साइड पे, वहां पे क्या होगा, वहां क्या होगा, जहां पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, वो इसमें ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जो HCCO3 था वो तो अंदर चला जाएगा, HCO3 आयन इसके अंदर गए, और ये H आयन से जुड़ के क्या बना लेंगे, H2CO3
और फिर H2CO3 फिर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये H आयन कहाँ थे, हीमोग्लोबिन में जुड़े हुए थे, तो ये हीमोग्लोबिन से तो बाहर निकल आएंगे और हीमोग्लोबिन से क्या जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी ये कहाँ चली जाएगी, एल्वियोलाई से बाहर चली जाएगी और H आयन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाने में काम आ जाएंगे। H आयन कहाँ था, हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ था, वो निकल जाएगा और उसकी जगह ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो ये कब होगा, जब हाइड्रोजन आयन कब निकलेंगे, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन ज़्यादा कहाँ होगी, एल्वियोलाई पे, तो वहाँ पर ये H आयन निकल जाएंगे और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और HCO3 बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चली जाएगी जिसके थ्रू हम बाहर एक्सहेल कर देते हैं। तो ये तो दोनों होगा इसमें। ये जब मूव करता है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है टिश्यू से लेके लंग्स तक, तब ये किस फॉर्म में हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। और जब ये निकलना होता है बाहर तब ये बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और फिर हम इसको एक्सहेल कर देते हैं। हर एक 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड के लिए 100 मिलीलीटर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है जब, तब हम उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं। तो 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है वो क्या करता है, लगभग 4 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई को पहुंचा देता है। 100 मिलीलीटर ब्लड जब सर्कुलेट करता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करती है किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, और लंग्स में पहुंच के ये बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर देते हैं और फिर उस तरह से ये वापस। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट दोनों जगह काम करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में भी ये काम करता है और फॉरवर्ड रिएक्शन में भी यही एंजाइम काम करता है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, when you hold your breath, which of the following gas changes in blood would first lead to the urge to breathe? जब हम सांस रोकते हैं तो जो है कौन सा गैस में चेंज होने से लगता है हमको कि हमें ये अर्ज होती है कि हम सांस लें। सांस हम बहुत देर तक नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, लंग्स में आके बाहर निकल जाती है, लेकिन यदि हमने सांस रोक ली, हम बाहर नहीं निकाल रहे कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा हो जाएगी तो हमें लगेगा कि हम बाहर एक्सहेल इसको कर दें। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में। तो इस तरह से ये पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का है, या इन दूसरे सेंस में हम कह सकते हैं कि अमाउंट किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, उसी हिसाब से ये ब्लड के थ्रू चलती हैं। तो मेन ट्रांसपोर्ट जो है वो ब्लड में के थ्रू ही है, चाहे वो ऑक्सीजन का हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का हो। तो ये पूरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है रेस्पिरेशन में। आशा है समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।